अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, इस चैनल में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि उन 50 दिनों में फ़लस्तीन में मरने वालों की तादाद कितने हैं, कितने लोग शहीद हुए, कितने इमारात तबाह व बर्बाद हुए, कितने मस्जिदें शहीद की गई और कितने ज़ख्मी हैं और कितने फ़लस्तीनी अब तक बेघर हुए। इन सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो के अंदर जानेंगे। हमारे इस वीडियो के साथ आप लोग बने रहिए। जब तक हमारे इस वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, फॉलो, लाइक, शेयर और दिल का ख्याल करना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, जानेंगे कि इसराइल ने गज़ा पर 27 किलो टन TNT इस्तेमाल किया। इसराइल ने फ़लस्तीन के इलाके गज़ा पर 49 दिन तक मुसलसल बमबारी की, जिसमें 18,750 शहीद फ़लस्तीनी लोग शहीद हुए, जिसमें 6,000 बच्चे थे। 34,500 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हैं। 65 फ़लस्तीनी सहाफ़ी कत्ल, 17 लाख फ़लस्तीनी बेघर। इसराइल ने बमबारी करके 56,450 इमारतें तबाह कर दी हैं। 1,63,100 मकानात मुकम्मल तौर पर मुनाहिम हो गए। 35 मीडिया सेंटर तबाह और 253 स्कूलों को इनके मवाद समेत तबाह कर दिया गया। 80 मसाजिद को बमबारी से तबाह किया गया। 206 फ़लस्तीनी डॉक्टर नर्स कत्ल, 236 फ़लस्तीनी हेल्थ वर्कर्स कत्ल। अक़वाम मुत्तहिदा का 101 अमला कत्ल, 22 अस्पतालों पर बमबारी की और 55 हेल्थ क्लिनिक तबाह, 46 एम्बुलेंसों पर बमबारी की गई। दूसरी सबसे बड़ी खबर ये है कि 27 लाख की आबादी वाला मुल्क कतर इन दिनों खबरों में है, क्योंकि कतर ने फ़लस्तीन और इस्राइल के दरमियान जारी आर्जी जंग बंदी में अहम किरदार अदा किया है और इससे पहले भी कतर ने भी अफ़गानिस्तान और अमरीका के दरमियान सालसी का अहम किरदार अदा किया था। दुनिया के छोटे ममालिक में से एक कतर इतना ताकतवर कैसे हो गया? BCC हिंद की ये रिपोर्ट सुने, आप भी जान जाएंगे। महज 27 लाख की आबादी वाला एक छोटा सा देश मध्य पूर्व के साथ साथ दुनिया भर में अपना कद बढ़ाता जा रहा है। पिछले कुछ सालों में इस देश ने अपनी कूटनीति का लोहा सारी दुनिया में मनवा लिया है। इस देश का नाम है कतर। आज दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश है जो एक मध्यस्थ के तौर पर कतर का मुकाबला कर सके। इसराइल और हमास के बीच 4 दिन के युद्ध विराम की खबर ने उम्मीदें तो बढ़ा दी हैं कि शायद आने वाले दिनों में इस युद्ध से पैदा हुए मानवीय संकट से निपटा जा सकेगा। दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते के तहत हमास 4 दिनों में गजा से 50 बंधकों को रिहा करेगा और इसराइल 150 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। ये कतर की मध्यस्थता का ही नतीजा है कि आखिरकार दोनों पक्ष 4 दिन के युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई पर राजी हो गए। हमें ये भी याद रखना होगा कि कतर एक ऐसा देश है जिसके संबंध इसराइल और हमास दोनों से है। साल 2012 में हमास ने दोहा में अपना राजनीतिक कार्यालय खोला था। माना जाता है कि हमास के कई शीर्ष नेता दोहा में ही रहते हैं। पिछले कुछ सालों के उदाहरणों पर नजर डालें तो लगता है कि कतर ने मध्यस्थता करने या बातचीत में मदद करवाने में महारत हासिल कर ली है। इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण साल 2020 में अमेरिका और तालिबान के बीच कतर की राजधानी दोहा में हुआ शांति समझौता था, जिसके तहत फैसला लिया गया कि अमेरिका अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस बुला लेगा। कतर ही वो देश था जिसने साल 2013 में तालिबान को अपने देश में राजनीतिक कार्यालय खोलने की इजाजत दी। कतर की मध्यस्थता की एक मिसाल इस साल सितंबर में देखी गई, जब उसकी मदद से एक हाई प्रोफाइल कैदियों की अदला बदली हुई, जिसमें 5 अमेरिकी कैदियों और 5 ईरानी कैदियों को रिहा किया गया। इसी साल अक्टूबर में कतर की मध्यस्थता से हुए समझौते के तहत रूस 4 यूक्रेनी बच्चों को उनके परिवारों को लौटाने के लिए मान गया। कतरी मध्यस्थता ने दारफुर में दोहा शांति समझौते तक पहुंचने, इरिट्रिया के जिबूती के युद्ध के कैदियों की रिहाई, सीरिया में बंधकों को रिहा करने और लेबनान में राष्ट्रपति पद के संकट को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कतर को लेकर जामिया मिलिया इस्लामिया के नेल्सन मंडेला सेंटर फॉर पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर प्रेमानंद मिश्रा कहते हैं कि किसी भी मध्यस्थता के लिए जरूरी है कि मध्यस्थ न्यूट्रल या तटस्थ हो और दोनों पक्षों को स्वीकार्य हो। डॉक्टर मिश्रा कहते हैं कि कतर के ऊपर कोई निश्चित एजेंडा रखने या किसी एक पक्ष के साथ चयनात्मक होने का कोई ऐतिहासिक बोझ नहीं है। कतर अच्छे इरादों वाला एक तटस्थ मध्यस्थ रहा है और बातचीत के लिए शत्रु पक्षों को साथ लाने में रणनीतिक रूप से अच्छी स्थिति में है।
अनिल त्रिगुणायत जॉर्डन और लीबिया में भारत के राजदूत के रूप में काम कर चुके हैं। उन्होंने भारत के विदेश मंत्रालय के वेस्ट एशिया डिवीजन में भी काम किया है। वो कहते हैं, सबसे अहम बात यह है कि अमेरिका का एक बहुत बड़ा बेस कतर में है। जहां तक प्रति व्यक्ति आय का सवाल है, कतर इस क्षेत्र का सबसे अमीर देश है। कतर में प्रति व्यक्ति आय $1,48,000 है और उसके पास विशाल गैस भंडार है। कतर की मदद से अमेरिका और तालिबान के बीच दोहा समझौता हुआ। इस बातचीत में जब भी कोई मुश्किलें आईं तो कतर ने मदद की और यही वजह है कि अमेरिका ने कतर को एक गैर नेटो अलाई का दर्जा दिया। अनिल त्रिगुणायत कहते हैं कि जहां तक मध्य पूर्व की बात है तो कतर शुरू से ही मुस्लिम ब्रदरहुड का समर्थन करता रहा है। खुद को मध्यस्थता करवाने में माहिर कतर को लेकर अहम सवाल ये है कि क्या अब कतर का दबदबा वैश्विक पटल पर बढ़ जाएगा। पूर्व राजदूत अनिल त्रिगुणायत कहते हैं कि जब तक कतर के अमेरिका से अच्छे रिश्ते हैं, उसके प्रभाव में कोई कमी नहीं आएगी। साथ ही वो इस बात का भी जिक्र करते हैं कि सऊदी अरब, जिसने एक समय पर कतर पर ब्लॉकेड लगाया था, आज उसी सऊदी अरब से कतर के करीबी रिश्ते हैं। डॉक्टर प्रेमानंद मिश्रा कहते हैं कि मध्य पूर्व कई मूक क्रांतियों के शिखर पर है और आने वाले वक्त में कई ज्यादा संघर्ष उभरने की संभावना है। डॉक्टर मिश्रा के मुताबिक वैश्विक इरादे वाली एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में प्रतिष्ठा, छवि और वैधता के एजेंडे के साथ कतर की स्थिति अधिक शक्तिशाली हो।